अब हम बात करने वाले हैं हरिहर प्रथम की बात हमने कर ली। अब बात करेंगे हम बुक्का प्रथम के बारे में, जो इसी का ही भाई था, हरिहर फर्स्ट का ही भाई था। हम बात करेंगे बुक्का प्रथम के बारे में। किसके बारे में? बुक्का प्रथम के बारे में। बुक्का प्रथम, इसके टाइम पीरियड की बात करें तो वो 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1356 से 1377 ईस्वी तक था। अपने भाई की मृत्यु के बाद, अपने भाई की मृत्यु के बाद 1356 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। किस पर बैठा? गद्दी पर बैठा। और 1377 ईस्वी तक इसने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। कहने का मतलब यह, जैसे ही हरिहर फर्स्ट की मृत्यु हुई तो ये 1356 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और कब से कब तक रहा? 1377 ईस्वी तक यह विजयनगर साम्राज्य पर इसने शासन किया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे कि और इस साथ ही साथ इसके बारे में अगर बात करें तो यह एक महान योद्धा व राजनीतिज्ञ भी था ये। वह विद्या प्रेमी भी था। विद्या को चाहने वाला भी था। यह एक महान योद्धा व राजनीतिक व विद्या प्रेमी था। इसलिए इसे अभिलेखों में क्या कहते हैं? इसलिए इसे अभिलेखों में तीनों सागरों का स्वामी कहते हैं। कहने का मतलब पूरा पश्चिम और दक्षिण तीनों सागरों का स्वामी कहते हैं। इसलिए अभिलेखों में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिलेखों में इसे पूरब, पश्चिम व दक्षिण, यानी कि तीनों सागरों का स्वामी कहते हैं। ठीक है ना। यह एक महान योद्धा व राजनीतिक व विद्या प्रेमी था और इसीलिए इसे अभिलेखों में इसे पूरा पश्चिम व दक्षिण यानी कि तीनों सागरों का स्वामी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको मिटा दें, इस बात करेंगे आगे क्योंकि बोर्ड की लेंथ कम है थोड़ी। अभिलेखों में इसे तीनों सागरों का स्वामी कहते हैं। और बुक्का प्रथम की जो अब बात करेंगे, बुक्का प्रथम की महान विजय जो थी वो कौन सी थी? मदुरा विजय थी, जिसका उल्लेख उसने मदुरा विजय में दिया है। बुक्का प्रथम की महान विजय के बारे में बात करेंगे। बुक्का प्रथम की जो महान विजय थी वो कौन सी थी? महान विजय वो थी मदुरा विजय इसकी महान विजय थी। ठीक है ना। मदुरा विजय में ही क्या किया था इसने? अपने जो क्षेत्र का विस्तार था, जो विजयनगर साम्राज्य का जितना भी विस्तार था, उसने अपने मदुरा विजय में इसका विवरण दिया है। उसने अपने क्षेत्र के विस्तार को तमिलनाडु तक पहुंचा दिया था। और मदुरा विजय को जीतने का जो श्रेय जाता है वो उसके पुत्र कंपन को जाता है, क्योंकि बुक्का प्रथम ने अपने बेटे कंपन को ही मदुरा विजय के लिए भेजा था। ठीक है ना। तो महान विजय कौन सी थी? इसकी मदुरा विजय थी, जिसमें इसने अपने क्षेत्र के विस्तार को दक्षिण में तमिलनाडु तक पहुंचा दिया था। तमिलनाडु तक पहुंचा दिया था। ठीक है ना। मदुरा विजय किसने फतेह की थी? मदुरा विजय को फतेह करने के लिए किसको भेजा था? इसने अपने बेटे
इसने अपने बेटे कंपन इसके बेटे का नाम है। किसके? बुक्का प्रथम के बेटे का नाम था कंपन। इसी को इसने मदुरा विजय को फतेह करने के लिए भेजा था। कंपन को भेजा था मदुरा विजय के लिए। कंपन को भेजा था मदुरा विजय के लिए। ठीक है, मदुरा विजय के लिए। और इसका फिर बाद में सामने हुआ उत्तर भारत में बहमनी शासक, जिसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। उत्तर भारत में विजयनगर साम्राज्य का बहमनी शासक अफगान शासक था अलाउद्दीन हसन, उससे इसका सामना हुआ था 1347 ईस्वी में। बहमनी शासक जो बहमनी साम्राज्य था उसकी स्थापना हुई थी, उसी से इसका सामना हुआ था। तुंगभद्रा नदी के दोआब और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा वाले क्षेत्र में, 3 अलग अलग क्षेत्र जहाँ इनके हितों का टकराव हुआ था। अब बात करते हैं उत्तर भारत में इसका सामना किससे हुआ था। उत्तर भारत में इसका जो सामना हुआ था विजयनगर, इसके प्रबल प्रतिद्वंदी उत्तर भारत में इसका सामना इसके प्रबल प्रतिद्वंदी यानी कि प्रबल प्रतिद्वंदी विजयनगर बहमनी साम्राज्य से हुआ था। बात करें बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की। ठीक है ना। और बहमनी साम्राज्य में उस टाइम जो शासक था वो कौन था? उस टाइम उस समय जो शासक जो था वो था अलाउद्दीन हसन। क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन हसन था। ये अलाउद्दीन हसन वही था जो ये अलाउद्दीन हसन था जिसका जो लालन पोषण हुआ था, वो इसका जो लालन पालन जो हुआ था वो अलाउद्दीन गंगू नामक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गंगू नामक ब्राह्मण परिवार में इसका लालन पोषण हुआ था, जिसे बाद में हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। बाद में इसे किस नाम से जाना जाता है? बाद में इसे इतिहास में हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस है। हसन गंगू किसके कंटेम्परेरी था? बहमनी शासक के अलाउद्दीन हसन के कंटेम्परेरी था। ठीक है ना। ये अलाउद्दीन हसन वही था जिसका जो लालन पोषण हुआ था वो गंगू नामक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस गंगू नामक ब्राह्मण परिवार का जो हेड था उसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। अब बात करते हैं जो बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य था, जो इनके हितों का जो टकराव हुआ था वो 3 अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था। पहला जो क्षेत्र था वो तुंगभद्रा नदी का दोआब क्षेत्र था, और दूसरा जो था वो कावेरी और गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र वो था, और तीसरा मराठावाड़ वाला क्षेत्र था। ठीक है ना। याद रखना इन चीज़ों को। यहाँ पर ये समाप्त होता बुक्का प्रथम। अब इसके हम आगे बात करेंगे हरिहर द्वितीय के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1377 से 1405 ईस्वी तक था। ठीक है ना। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? हरिहर द्वितीय के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं हरिहर द्वितीय के बारे में। थोड़ा इंक डाल लूँ। ठीक है। मैंने बताया था इसमें जो विजयनगर के शासकों का जो इनके बहमनी शासकों से हितों का जो टकराव हुआ था वो 3 अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था। पहला मैंने तुम्हें बताया था तुंगभद्रा नदी का दोआब क्षेत्र, और दूसरा था कृष्णा गोदावरी का डेल्टा वाला क्षेत्र, और तीसरा था इसका मराठावाड़ वाला प्रदेश जो था, वहाँ इनके हितों का टकराव हुआ था। अब बात करेंगे हम हरिहर द्वितीय के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरिहर द्वितीय। 1377 से 1405 ईस्वी तक। क्या नाम है? तीसरे शासक का नाम है, ठीक है, हरिहर द्वितीय। कौन था? हरिहर द्वितीय। कब से कब तक था ये? 1377 ईस्वी से 1405 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1405 ईस्वी तक था। ठीक है ना। हरिहर द्वितीय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में इसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने
कहने का मतलब जो साउथ इंडिया था उसमें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था शुरू से ही, ठीक है ना। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसने अपने क्षेत्र का विस्तार शुरू कर दिया था शुरू से ही इसने। और ये 1377 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 1377 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और इसकी 1404 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। 1404 में मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये भी, और ये हरिहर द्वितीय की बात करें तो ये विरूपाक्ष का उपासक था। किसका उपासक था? विरूपाक्ष का उपासक था। और साथ ही साथ ये किसको संरक्षण प्रदान करता था? शैव, वैष्णव व जैनियों को भी संरक्षण प्रदान करता था। अगर बात करें तो यह संगम वंश का प्रथम शासक था जिसे महाराजा धीराज व संगम वंश का ये पहला शासक था जिसे महाराजा धीराज व राज परमेश्वर की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ लिख दूं मैं, संगम वंश का पहला शासक जिसे किस किस की उपाधि प्राप्त थी? राज परमेश्वर व महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसने जो दो विद्वान थे उनके संरक्षण के कारण वो विद्वानों को, जो विद्वान हुआ करते थे उनको संरक्षण प्रदान करता था, इसलिए इसे राज वाल्मीकि की भी उपाधि प्राप्त थी, ठीक है ना। और इसे किसकी उपाधि प्राप्त थी? राज वाल्मीकि की भी उपाधि प्राप्त थी। राज वाल्मीकि की भी उपाधि प्राप्त थी। किसके कारण प्राप्त थी? क्योंकि विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता था। विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता था। ये जो हरिहर द्वितीय था इसके बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। 1377 में गद्दी पर बैठा और 1404 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ये विरूपाक्ष का उपासक था और शैव, वैष्णव व जैनियों को भी संरक्षण प्रदान करता था। और ये संगम वंश का पहला शासक था जिसे राज परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। और साथ ही साथ विद्वानों को संरक्षण प्रदान करने के कारण से राज वाल्मीकि की भी उपाधि प्राप्त थी। और खास बात इसकी एक और खास बात है कि संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विस्तार करने का जो श्रेय जाता वो किसको जाता? हरिहर द्वितीय को जाता। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विस्तार करने का श्रेय, कहने का मतलब पूरे दक्षिण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय, हरिहर द्वितीय को जाता है। कहने का मतलब है इसने आते ही जो अपने सीमा का क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था और पूरे दक्षिण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय जाता है इसे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को जाता है। और साथ ही साथ जब इसकी मृत्यु हो गई थी, जब इसकी 1404 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, हरिहर द्वितीय की जब 1404 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, 1404 में मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु होने से पहले इसने एक परंपरा की शुरुआत की थी। कहने का मतलब ये था अपने भाइयों की जगह पर इसने अपने बेटों को साम्राज्य का अगला उत्तरदायित्व यानी कि घोषित कर दिया था। ये इसने परंपरा शुरू की गई थी जब 1404 में मृत्यु होने से पहले इसने अपने बड़े भाइयों के अपने भाइयों के स्थान पर अपने बेटों को इसने गद्दी पर साम्राज्य को देना उचित समझा।
अब बात करते हैं हम देवराय प्रथम के बारे में। चलो देवराय प्रथम के बारे में भी जान लो, ये तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, हो गए। अब बात करेंगे देवराय प्रथम। तो हमारे क्या शासक हो गए? पहला हो गया हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय। अब बात करेंगे देवराय प्रथम के बारे में, ठीक है ना। बात करते हैं देवराय प्रथम। कौन था ये देवराय प्रथम? देवराय प्रथम, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1406 से कब तक था? 1406 से 1422 ईस्वी तक था, ठीक है ना। 1406 से 1422 ईस्वी तक था। हाँ, तो जब हरिहर द्वितीय की मृत्यु हुई उसके बाद कुछ अनिश्चितताएं पैदा हुई इस साम्राज्य में और 2 साल तक कोई भी शासक नहीं बना। तब देवराय प्रथम इसकी मृत्यु के बाद 1406 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1422 ईस्वी तक इसने शासन किया। गद्दी पर कब बैठा था ये? 1406 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1422 तक शासन किया, ठीक है। 1406 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1422 तक इसने शासन किया। और उस टाइम बहमनी शासक था, उसने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। जब विजयनगर साम्राज्य पर बहमनी शासक ने आक्रमण कर दिया था तो विजयनगर साम्राज्य को पराजित होना पड़ा। कहने का मतलब देवराय प्रथम को पराजित होना पड़ा। जब देवराय प्रथम पराजित हो गया था तो इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, ठीक है ना। उस संधि में जो देवराय प्रथम था, इसने अपनी बेटी की शादी जो बहमनी शासक था उससे करवा दी थी और बांकापुर को दहेज में दे दिया गया था, ठीक है ना। तो क्या हुआ था? बहमनी शासक ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। बहमनी साम्राज्य ने, यानी कि बहमनी शासक ने देवराय प्रथम पर आक्रमण किया। बहमनी शासक ने किस पर आक्रमण किया? देवराय प्रथम पर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य पर देवराय प्रथम पर आक्रमण किया और देवराय प्रथम को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इन दोनों के बीच में एक संधि हुई, ठीक है ना। क्या हुई? संधि हुई। और इस संधि में क्या हुआ? इस संधि में हुआ था जो देवराय प्रथम की बेटी थी, बेटी की शादी बहमनी शासक से करवा दी। बहमनी शासक फिरोज शाह था। क्या नाम था उसका? फिरोज शाह, ठीक है ना। फिरोज शाह था। बहमनी बेटी की शादी जो बहमनी शासक फिरोज शाह से करवा दी थी, फिरोज शाह से करवाई और बांकापुर को दहेज में दे दिया था। बांकापुर को दहेज में दे दिया था। ले जाते रहिए, दहेज में दे दिया था, ठीक है। बहमनी शासक फिरोज शाह ने जो विजयनगर साम्राज्य था उस पर आक्रमण किया और देवराय प्रथम को पराजित किया और इन दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिस संधि में क्या हुआ था? फिरोज शाह की शादी जो देवराय प्रथम थी उसकी बेटी से करवा दी गई और बांकापुर को दहेज में दे दिया गया, ठीक है ना। तो देवराय प्रथम ने अपने शासनकाल में और क्या काम करवाए वो भी देखिए जरा। और इसना जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था इसने, देवराय प्रथम ने। उसे भी देखो देवराय प्रथम ने अपने शासनकाल में एक काम करवाया था जो भी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स 2023 में आया है क्वेश्चन कि वह कौन सा शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण किया, जिसके कारण नहरों का निर्माण हुआ और जिससे खेतों में सिंचाई के लिए पानी की पूरी आवश्यकता पूरी हो सके। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन कुछ यूपीएससी में आया था। तो क्या करवाया था देवराय प्रथम ने? तुंगभद्रा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। क्या नाम था बांध का नाम? बांध बनवाया किस नाम से? हरिद्रा नामक बांध बनवाया था, हरिद्रा बांध।
ये किस लिए बनवाया था? क्योंकि इसकी जो राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की, वहाँ पर जल की कमी थी और राजधानी तक जल को लाने के लिए इसने हरिद्रा बांध बनवाया और इन बांधों से उसने नहरें निकलवाईं और नहरें निकलवा कर जल को राजधानी तक लेकर आया और खेतों में सिंचाई करवाई, जिस कारण इसमें इसके राजस्व में वृद्धि हुई। ठीक है ना। तो इसने क्या करा था, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया जिसका नाम हरिद्रा बांध था और इसी से नहरें निकलवाई सिंचाई के लिए। नहरों का निर्माण हुआ, इसी बांध से नहरों का निर्माण हुआ। किसके लिए? सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया, सिंचाई के लिए। और जल की कमी को पूरी करते हुए इसने खेतों में सिंचाई करवाई और तुंगभद्रा नदी पर ये बांध जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हरिद्रा बांध। और जैसे ये बांध बना, सिंचाई हुई, खेतों में ज़्यादा फसल आई और इसके राजस्व में 35,000 जो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, 35,000 जो बोलते हैं परदाओं का मतलब वृद्धि हुई, राजस्व में वृद्धि हुई इसके में। ठीक है ना। सिंचाई के लिए हरिद्रा बांध, नहरों का निर्माण। अब बात करेंगे जो देवराय प्रथम था, इसी के शासनकाल में एक इटालियन यात्री आता है भारत 1430 ईस्वी में, जिसका नाम था निकोलस डी कॉन्टी। इटालियन यात्री निकोलस डी कॉन्टी आता है 1430 ईस्वी में। ठीक है ना। इसी के शासनकाल में एक इटालियन यात्री आता है 1430 ईस्वी में। 1430 ईस्वी में इटली का यात्री था ये, इटली का यात्री, क्या नाम था इसका, निकोलस डी कॉन्टी। निकोलस डी कॉन्टी ये इटली का प्रसिद्ध यात्री था जो 1430 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने आया था। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है ना। इसी के शासनकाल में 1430 ईस्वी में इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलस डी कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी इसने। और साथ ही साथ जो ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, इसने इस यात्रा के दौरान जो भारत में होने वाले उत्सव और दीपावली के त्योहारों का वर्णन किया था। किसने? निकोलस डी कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य में यात्रा की और उसमें जो भारत में इस साम्राज्य में जो पर्व मनाए जाते थे, जैसे दीपावली, उत्सव, नवरोज के त्यौहार, इनके विवरण किया था। और देवराय प्रथम के शासनकाल में पहली बार 10,000 मुस्लिम सेना को भर्ती किया था इसने अपनी सेना में। ठीक है ना। देवराय प्रथम के शासनकाल में 10,000 मुस्लिमों की सेना को भर्ती किया था, मुस्लिमों की सेना को भर्ती किया था अपने साम्राज्य में। 10,000 मुस्लिमों की सेना को भर्ती किया था इसने, भर्ती किया था अपनी सेना में। ठीक है ना। और क्या रहेगा इसके पॉइंट में, और एक और ख़ास बात है इसके, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में वो थे, इनके जो देवराय प्रथम जो थे, ये हरविलास नामक ग्रंथ के प्रसिद्ध रचनाकार और तेलुगु साहित्य के जो कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान करते थे। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक अब यहीं ख़त्म करते हैं, आगे करेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। बाय।